हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द कोर्स थर्मोडायनेमिक्स। आज हम शुरू करेंगे इस कोर्स का लेक्चर नंबर 11, बट मेक श्योर आपने पहले सभी लेक्चर इस लेक्चर को देखने से पहले देखे हुए हो। आज के इस लेक्चर का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है हीट, एंथैल्पी और चेंज इन एंथैल्पी। हीट को हमने कुछ प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है, मगर वो बहुत डिटेल्ड डिस्कशन नहीं थी। तो आज से हम एक डिटेल्ड डिस्कशन शुरू करने वाले हैं इस कंसेप्ट पे। 2-3 लेक्चर्स लगेंगे जिसमें हम अच्छे से इस कंसेप्ट को समझेंगे। और इसमें आज के इस लेक्चर में हम ब्रीफली क्या करेंगे, पहले जो टॉपिक्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हीट से रिलेटेड, उन सबको जल्दी से रिवाइज करेंगे और फिर ये नई टर्म सीखेंगे कि एंथैल्पी क्या है और फिर ये चेंज इन एंथैल्पी क्या है। और चेंज हमेशा इस एंथैल्पी से इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इंटरनल एनर्जी को हम एब्सोल्यूट टर्म्स में मेजर नहीं कर पाए, तो हमने चेंज को मेजर किया। सिमिलरली हम कुछ आज एंथैल्पी के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जिसे आज हम करने वाले हैं। बहुत कुछ सीखने वाले हो आप, और बहुत सारी चीज़ें जो कि एग्जामिनेशन में बहुत फ्रीक्वेंटली आती हैं। तो आई होप आप सब लोग इस लेक्चर को कम्प्लीटली देखने वाले हो, अच्छे से हर टॉपिक को अंडरस्टैंड करने वाले हो। मैं हूं डॉक्टर रितु जौहर, आपकी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल H2O द A to Z ऑफ केमिस्ट्री, एंड आई होप कि आप लोग ये सब मेरे साथ लेक्चर एंजॉय करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। हमने सबसे पहले ये वर्ड हीट कब यूज किया था? हमने इसे यूज किया था लेक्चर नंबर 1 में, जब इंटरैक्शंस बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग को स्टडी कर रहे थे। वहां पे हमने स्टडी किया था कि दो तरह की इंटरैक्शंस पॉसिबल हैं बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। एक है एक्सचेंज ऑफ मैटर और दूसरा है एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। और जब हम एक्सचेंज ऑफ एनर्जी की बात करते हैं तो अगेन दो तरह से एक्सचेंज पॉसिबल है एनर्जी का बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। या तो हीट का एक्सचेंज हो सकता है या वर्क का हो सकता है। और दोनों ही, हीट हो या वर्क हो, ये दोनों फॉर्म्स अपीयर तब करते हैं जब भी चेंज होगा इन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। और चेंज इन द स्टेट ऑफ द सिस्टम पे ये दोनों अपीयर करेंगे अक्रॉस द बाउंड्री। तो बाउंड्री पे either there will be exchange of heat between the system and surrounding, yeah, it will be work done on the system or it will be work done by the system. हीट जो है ये फ्लो करती है बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग बिकॉज ऑफ अ टेम्परेचर ग्रेडियंट, मीनिंग एक टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, जबकि वर्क इज डन ड्यू टू द इम्बैलेंस ऑफ जनरलाइज्ड फोर्सेस। इसे हमने स्टडी किया था लेक्चर नंबर 6 में आई थिंक, जहां पे हम इंटरनल एनर्जी, हीट और वर्क को डिटेल में अंडरस्टैंड कर रहे थे। तो थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करते हैं वापस हीट को, क्योंकि यहाँ से ही हमारा कंसेप्ट आगे फर्दर बिल्डअप होता है। हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, इसलिए हम इसे हीट ट्रांसफर भी कह सकते हैं और इसे हम डिनोट करेंगे बाय द लेटर Q। एनर्जी ट्रांसफर अकरिंग ड्यू टू अ टेम्परेचर ग्रेडियंट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, दिस इज कॉल्ड एज हीट ट्रांसफर। अब इसका मीनिंग ये है कि अगर हमारे पास एक सिस्टम हो जो कि एट अ हायर टेम्परेचर है देन द सराउंडिंग, उसका टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा है, या आप कह सकते हो कि सिस्टम जो है वो सराउंडिंग के कंपैरिजन में ज्यादा गर्म है, तो उस केस में क्या होगा? सिस्टम अपनी एनर्जी को लूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट टू द सराउंडिंग्स, और उससे सिस्टम का टेम्परेचर कम हो जाएगा और सराउंडिंग्स का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। अगर ऑपोजिट वे हो, हमारे पास सिस्टम हो एट अ लोअर टेम्परेचर दैन द सराउंडिंग, इसका मतलब क्या है कि सिस्टम सराउंडिंग के कंपैरिजन में ज्यादा ठंडा है। उस केस में क्या होगा? सराउंडिंग से हीट ट्रांसफर होगी टू द सिस्टम, सराउंडिंग्स का टेम्परेचर कम होता जाएगा, सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, राइट? और एनर्जी कौन लूज कर रहा है? सराउंडिंग्स एनर्जी लूज करेंगे और सिस्टम एनर्जी को गेन करेगा। और ये प्रोसेस तब तक चलता जाएगा जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होता, मीनिंग सराउंडिंग और सिस्टम का टेम्परेचर बराबर का नहीं हो जाता। ठीक है?
ऑलराइट, अब ये ट्रांसफर ऑफ हीट कैसे होता है? ये ट्रांसफर ऑफ हीट तब होता है जब एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल को हीट एनर्जी ट्रैवल होती है, फिर नेक्स्ट मॉलिक्यूल तक ट्रांसफर होती है. सो हीट का ये जो ट्रांसफर होता है दैट इज थ्रू द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स. ओके, until the thermal equilibrium is attained, ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा. अब यहाँ पे इस हीट की जो ट्रांसफर है उसकी साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आपको क्या याद रखना है? Q is positive if heat is absorbed by the system and negative when it evolves heat. तो ये हमने पिछले लेक्चर्स में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि जब भी सिस्टम की एनर्जी बढ़ती है उस टाइम पे हम कहते हैं कि वेल दैट इज पॉजिटिव. और सिस्टम की एनर्जी कैसे बढ़ सकती है? जब हम उसको हीट देंगे, हीट सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा, इसलिए उस केस में जो हीट का आप साइन यूज करोगे, क्यू का साइन यूज करोगे, दैट विल बी पॉजिटिव. और अगर सिस्टम हीट लूज कर रहा है तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम होगी, और इंटरनल एनर्जी कम होगी तो उसका क्या है, हम कह सकते हैं कि वो नेगेटिव है. इसलिए क्यू का साइन भी नेगेटिव होगा क्योंकि हीट बाहर जाने से इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी. ठीक है. अब नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट्स ऑफ हीट. तो यूनिट्स ऑफ हीट को भी हमने पिछले लेक्चर्स में स्टडी किया है कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये सब मैं पुराने कंसेप्ट्स ही रिवाइज कर रही हूँ सो दैट कि आज की जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपके लिए एक कॉन्टिन्यूअस अंडरस्टैंडिंग बन जाए. तो हीट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है. तो उसके यूनिट्स भी एनर्जी के जैसे होंगे. एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल्स. मगर उसके साथ साथ हीट के कुछ और भी यूनिट्स हैं जैसे कि कैलोरीज, किलो कैलोरीज, और जूल्स, और उसका हायर यूनिट किलो जूल्स. ये हो गए हमारे पास SI यूनिट्स. 1 कैलोरी दिस इज इक्वल टू 4.184 जूल्स. 1 किलो कैलोरी विल बी इक्वल टू 4.184 किलो जूल्स. एंड SI यूनिट प्लीज रिमेंबर ये है जूल्स और किलो जूल्स. तो साइंस और जो यूनिट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए न्यूमेरिकल्स के लिए. अगर ये आपको कन्वर्जन्स नहीं आती है, ये आपको साइंस नहीं आते हैं तो आप न्यूमेरिकल्स गलत करोगे. सो प्लीज डू रिमेंबर दिस. ठीक है. सो नेक्स्ट हमने हीट से रिलेटेड जो स्टडी की वो थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसे हमने लेक्चर नंबर 9 में स्टडी किया था. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एसेंशियली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है. उसकी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं जिसे हमने लेक्चर नंबर 9 में स्टडी किया. तो आज मैं इसको वापस डिटेल में डिस्कस नहीं कर रही हूँ. जो डिस्कस करूंगी वो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि आज हमें जो कंसेप्ट स्टडी करना है, अंडरस्टैंड करना है, वो है एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम, जिसे हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं. राइट. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जिसे मेयर एंड हेल्महोल्ट्ज ने दिया 1840 में, उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास अगर सपोजिटली एक सिस्टम है, उसकी इंटरनल एनर्जी U1 है और उसे हम इंक्रीज करें टू इंटरनल एनर्जी U2, तो उसे हमने कैसे इंक्रीज किया? वेल, हमने क्या किया, उसको Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की. तो सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज करेगी. कैसे इंक्रीज करेगी? U2 विल बी इक्वल टू U1 प्लस Q. राइट. और अब सपोजिटली इस सिस्टम के ऊपर मैं कुछ वर्क भी कर दूं, राइट, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो, तो वो भी एनर्जी क्या होगी? सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगी. तो U2 विल बी इक्वल टू U1 प्लस Q प्लस W, या हम लिख सकते हैं U2 विल माइनस U1 दिस विल बी इक्वल टू Q प्लस W, या हम U2 माइनस U1 को क्या कह सकते हैं? डेल्टा U, दैट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी. दिस विल बी इक्वल टू Q प्लस W. तो ये क्या बना? चेंज इन इंटरनल एनर्जी. दिस इज इक्वल टू हीट एडेड टू द सिस्टम प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम, और इसी को ही हम कहते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. अब सपोजिटली यहाँ पे हीट जो ऐड हुई है वो ऐड नहीं हो और सिस्टम हीट को इवॉल्व कर रहा हो, तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? वेल, Q का साइन नेगेटिव हो जाएगा. और अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम की जगह पे वर्क डन बाय द सिस्टम हो तो वो W का साइन नेगेटिव हो जाएगा. तो वो साइन कन्वेंशंस जो Q और W की हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी की है, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको मालूम होना चाहिए कि Q का साइन, W का साइन कहाँ पे पॉजिटिव, कहाँ पे नेगेटिव होगा. ठीक है. तो इस सब को हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अच्छे से समझा हुआ है. इन केस आपके कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज आप लेक्चर नंबर 9 को वापस देख सकते हैं. अब नेक्स्ट हम बिफोर
इंथैल्पी को अंडरस्टैंड करें, एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, एंड दैट इज नेचर ऑफ इंटरनल एनर्जी, वर्क एंड हीट। राइट, नेचर ऑफ इंटरनल एनर्जी, वर्क एंड हीट से मीनिंग क्या है कि वेल ये सब क्या है, क्या ये स्टेट फंक्शंस हैं या ये पाथ फंक्शंस हैं। तो अब हम उसको पहले अंडरस्टैंड करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें मालूम है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू के लिए हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि वेल एक डेफिनेट वैल्यू आती है डिपेंडिंग अपॉन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। इसका मतलब ये है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो एक स्टेट फंक्शन है, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम पे डिपेंडेंट है। जो भी प्रोसेस के लिए हम पाथ चूज करेंगे, अगर वो कोई भी पाथ हो, वेल इनिशियल और फाइनल स्टेट अगर सेम है तो वेल इंटरनल एनर्जी की जो चेंज होगी उसकी वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, इसलिए इंटरनल एनर्जी क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। वर्क भी हमने स्टडी किया है, वर्क हमने रिवर्सिबल प्रोसेस में, इरिवर्सिबल प्रोसेस में स्टडी किया कि वो डिफरेंट है। कंप्रेशन प्रोसेसेस में, एक्सपेंशन प्रोसेसेस में हमने देखा है कि अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस हो तो वो वैल्यूज जो आती हैं वो डिफरेंट है। इसका मीनिंग क्या है, वेल इसका मीनिंग ये है कि जो वर्क है वो डिपेंड करता है पाथ फॉलोड पे। इसका मतलब है कि दैट इज अ पाथ फंक्शन। ठीक है, और सिमिलरली आपने हीट को भी ऑल्दो अभी तक डिटेल में अंडरस्टैंड नहीं किया, मगर जब हम पाथ फंक्शंस के एग्जांपल्स को स्टडी कर रहे थे तब आपने ये भी सीखा था कि जो हीट है वो भी क्या है, एक पाथ फंक्शन है, वो पाथ ऑफ द प्रोसेस पे डिपेंडेंट होगा, इसलिए दैट इज ऑल्सो नॉट अ स्टेट फंक्शन। तो हम इसको थोड़ा सा अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं सो दैट कि जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल आपका क्लियर हो। तो सपोजिटली हमारे पास एक गैस है जिसे कि हमने लिया है एक सिलेंडर फिटेड विद अ पिस्टन से, राइट। अब इस गैस को अगर हम सपोजिटली मान लेते हैं कंप्रेस करना चाहते हैं, कंप्रेस करने के लिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, दो प्रोसेस हैं, एक है रिवर्सिबल प्रोसेस और एक है इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर हम एक्सटर्नल प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए कंप्रेशन करेंगे, वॉल्यूम को कम करेंगे, और रिवर्सिबल प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स में धीरे धीरे हम उसी प्रेशर पे वापस पहुंचेंगे, मगर हर एक स्टेप पे एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर के बराबर होता जाएगा। तो एसेंशियली इन दोनों ही केसेस में, चाहे वो इरिवर्सिबल प्रोसेस हो चाहे वो रिवर्सिबल प्रोसेस हो, हम कंप्रेशन कर रहे हैं और फाइनल से जो स्टेट है, फाइनल जितनी वॉल्यूम है वो दोनों के लिए सेम है। तो वहां पे अगर हमारे पास इनिशियल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम U1 है तो फाइनल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम दोनों ही केसेस में U2 होगी, क्योंकि इनिशियल स्टेट दोनों केसेस में सेम है और फाइनल स्टेट भी दोनों केसेस में सेम है। ठीक है, तो इनिशियल टू फाइनल स्टेट इरिवर्सिबल प्रोसेस हो या रिवर्सिबल प्रोसेस हो, हमने सेम अटेन की, इसलिए इंटरनल एनर्जी की जो वैल्यू है वो भी सेम होगी फॉर द फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। इसलिए जो डेल्टा यू होगा दैट विल बी इक्वल टू U2 माइनस U1 विच विल बी ऑल्सो इक्वल टू Q प्लस W फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और दोनों प्रोसेसेस में वो जो डेल्टा यू की वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं कि इंटरनल एनर्जी क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है वर्क। तो वर्क हम लोगों ने स्टडी किया है कि इरिवर्सिबल कंप्रेशन हो या रिवर्सिबल कंप्रेशन हो, उन दोनों केसेस में वर्क डन जो होगा वो डिफरेंट होगा। उसके लिए एक्सप्रेशन दिखाने की जगह पे मैं आपको क्या दिखाने वाली हूँ, उसका पेवी डायग्राम, जिसे हमने ऑलरेडी डिटेल में अंडरस्टैंड किया था। तो हमारे पास अगर सपोजिटली P एक्सटर्नल ये है, फाइनल जो प्रेशर होगा वो ये है, और हमने एक कंप्रेशन कॉज किया है एक इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम पे गए जो कि एक कम है, तो कंप्रेशन हुई, तो ये हमारे पास जो एरिया अंडर द ग्राफ आएगा ये है इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क डन। ठीक है, वर्क डन इन इरिवर्सिबल कंप्रेशन। मगर हमारे पास जो प्लॉट रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है वो हमने क्या स्टडी किया था कि ये प्लॉट है कि स्लो एंड स्टेडीली प्रेशर चेंज करता जाएगा और प्रेशर बढ़ता जाएगा, और हमारे पास ये वाला प्लॉट आएगा प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस। अब इसके अंडर जो एरिया आएगा दैट विल बी वर्क डन इन द रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो
तो ये वाला आएगा। अब आप देख सकते हो कि ये जो दोनों एरियाज हैं ये दोनों सेम नहीं है। इसका मतलब है कि वर्क डन इन द इरिवर्सिबल कंप्रेशन और वर्क डन इन द रिवर्सिबल कंप्रेशन दोनों डिफरेंट है। डिफरेंट है इसका मतलब है कि वर्क क्या है, एक पाथ फंक्शन है, वो डिपेंड कर रहा है कि हम कौन सा पाथ चूज कर रहे हैं, कौन सा हम प्रोसेस को चूज कर रहे हैं। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमने क्या स्टडी किया है, हमने ये स्टडी किया है कि जो क्यू भी है वो भी एक पाथ फंक्शन है। अब क्यू पाथ फंक्शन क्यों है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। हमारे पास डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, चाहे वो हम इरिवर्सिबल प्रोसेस से जाएं चाहे हम रिवर्सिबल प्रोसेस से जाएं। ठीक है, तो सपोजिटली यहाँ पे जो वर्क डन है वो W1 है और जो हीट एनर्जी है वो Q1 है। इस प्रोसेस के लिए जो वर्क डन है वो W2 है और यहाँ पे जो Q2 है वो डिफरेंट है। ठीक है, अब इन दोनों का जो सम है, यहाँ पे इसका जो सम है दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा यू, राइट, क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्टेट दोनों ही प्रोसेसेस के लिए सेम है। अब हमने कहा कि जो W1 है वो W2 के बराबर नहीं है, राइट, मगर इन दोनों का सम सेम आना है। इसका मतलब है कि जो Q1 है वो भी Q2 के बराबर नहीं हो सकता, राइट। सपोजिटली यहाँ पे इस वर्क डन की वैल्यू है 3 किलो जूल्स, राइट। इस वर्क डन की जो वैल्यू है दैट इज 2 किलो जूल्स। जो डेल्टा यू की वैल्यू आई है मान लेते हैं कि 5 किलो जूल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे Q1 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 किलो जूल्स, और यहाँ पे Q2 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 किलो जूल्स। एग्रीड। इसका मतलब है कि अगर W1 और W2 की वैल्यू प्रोसेस में सेम नहीं है तो Q1 और Q2 की भी वैल्यू सेम नहीं है, और क्योंकि इसका मतलब ये है कि Q1 और Q2 डिफरेंट हैं डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए, जब इनिशियल और फाइनल स्टेट्स भी सेम है तो वो Q क्या बनेगा, Q भी बनेगा एक पाथ फंक्शन। ठीक है, मगर Q प्लस W की वैल्यू इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम पे ही डिपेंडेंट है, क्योंकि Q प्लस W क्या है, डेल्टा यू। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि Q प्लस W इज अ स्टेट फंक्शन, जबकि Q एंड W दे आर पाथ फंक्शंस एंड डेल्टा यू दिस इज अ स्टेट फंक्शन। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट अच्छे से याद रहेगा, क्योंकि ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक और चीज भी यहाँ से आप इंटरप्रेट कर सकते हो, और वो ये है कि अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन का जो मैग्नीट्यूड है वो वर्क 2 जो कि रिवर्सिबल प्रोसेस से ज्यादा है, तो Q1 और Q2 में क्या रिलेशन होगा, उससे ऑपोजिट। ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट है, आपने वैल्यूज में भी उसको देखा था, राइट। सो आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से कंसेप्ट याद रहेगा। सो हम इस डिस्कशन से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हीट एंड वर्क दे आर पाथ फंक्शंस, मगर कुछ ऐसे थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस भी हैं जहां पे हीट और वर्क स्टेट फंक्शन ही हो सकते हैं और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम पे ही डिपेंडेंट हो सकते हैं। तो हम उसको देखते हैं कि कहाँ पे हीट एंड वर्क दे कैन बी स्टेट फंक्शंस वेयर दे विल बी डिपेंडिंग ओनली ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। सबसे पहला प्रोसेस है हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस। इन प्रोसेसेस को हमने स्टडी किया है पहले सेपरेटली कि ये प्रोसेसेस क्या होते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने इस प्रोसेसेस में ये भी देखा था कि Q की वैल्यू क्या होती है, W की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा U की वैल्यू क्या होती है। तो ये सब कुछ हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, राइट। मगर यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हीट एंड वर्क कहाँ पे एक स्टेट फंक्शन हो सकते हैं। तो आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, जहाँ पे वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब है कि वहाँ पे जो डेल्टा V की वैल्यू है वो 0 रहेगी। अगर डेल्टा V की वैल्यू 0 रहेगी तो P डेल्टा V 0 हो जाएगा। P डेल्टा V 0 का मतलब क्या है कि वर्क विल बी 0, और अगर वर्क 0 होगा तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा U इज इक्वल टू Q, राइट। अब यहाँ पे हमने इसके Q के पैर में एक V लिखा है। इसका मतलब क्या है कि इसे हम क्या बोलेंगे, QV। दिस QV इज हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम V। ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो भी हीट हम सिस्टम को दें या सिस्टम में से इवॉल्व हो, वो हमेशा चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर रहेगा।
और ये एक ऐसा कंसेप्ट है जहां से हम एक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी की चेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम करते हैं, मगर दैट विल बी आफ्टर अ फ्यू लेक्चर्स, जहां पे हम कैलकुलेट करेंगे कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम क्या हो सकती है और उसे कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, एक आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क इरिवर्सिबल, जिसे हम लिखते हैं माइनस पी डेल्टा वी। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास जो Q होगा वो होगा डेल्टा U माइनस W, जिसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं एज QP। QP का मतलब हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, ये QV है तो Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर P लिखा है उसके नीचे तो दैट इज Q एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। हम एक सिस्टम को हीट दे रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर पे, या एक सिस्टम से हीट इवॉल्व होगी एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर उस प्रोसेस में चेंज नहीं होगा। उस केस में Q विल बी इक्वल टू डेल्टा U माइनस W, जिसे हम लिख सकते हैं डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, राइट। और इसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं डेल्टा H। डेल्टा H इज चेंज इन इंथैल्पी, और चेंज इन इंथैल्पी भी क्या है, वेल दिस इज ऑल्सो अ स्टेट फंक्शन। ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करेगा। आज के इस लेक्चर में हमने इसी इंथैल्पी और चेंज इन इंथैल्पी को स्टडी करना है, तो आप इसको और अच्छे से अभी अंडरस्टैंड करोगे। ठीक है, मगर इस केस के अंदर भी हीट एंड वर्क क्या हो गया, एक स्टेट फंक्शन हो गया, क्योंकि वो इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम पे ही डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर हीट ना तो एब्जॉर्ब होती है ना इवॉल्व होती है, सो Q विल बी इक्वल टू 0। Q जब 0 हो जाएगा तो डेल्टा U विल बी इक्वल टू वर्क, तो यहाँ पे क्या है, वर्क एक स्टेट फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सो हीट अगर चेंज हो रही है एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट चेंज एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा U, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये इंटरनल एनर्जी की चेंज को मेजर करने के लिए हम एज अ प्रिंसिपल यूज करेंगे। ठीक है, मगर यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हम इसको केमिस्ट्री में स्टडी कर रहे हैं। केमिस्ट्री में हम सबसे ज्यादा क्या करते हैं, हम सबसे ज्यादा केमिकल रिएक्शंस करते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस का एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि आपने टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने जिंक ग्रैन्यूल्स डाले, जिंक ग्रैन्यूल्स के साथ आपने डाइल्यूट H2SO4 डाल दिया। ठीक है, अब वहां पे वो जो रिएक्शन हुई उसके अंदर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई। ओके, अब ये एक प्रोसेस कहाँ कैसे हो रहा है, एक ओपन टेस्ट ट्यूब में हो रहा है। अब बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस करोगे और उन सब को ओपन टेस्ट ट्यूब्स में करोगे। ओपन टेस्ट ट्यूब का मतलब क्या है कि उसके वो जो प्रोसेस हो रहा है, वो जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, वो एक कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है। उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रह रही, उसमें क्या कांस्टेंट रह रहा है, प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है। तो वहां पे हमारे पास ये प्रॉब्लम आएगी कि हम इंटरनल एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ हीट सप्लाई से रिलेटेड कंसेप्ट के साथ, राइट। तो इसीलिए हमारे को एक ऐसा प्रोसेस जहां पे एक प्रोसेस को हम कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हैं, जहां पे बहुत सारी वॉल्यूम के अंदर चेंज आ रही है, उसके लिए एक ऐसी टर्म चाहिए थी जो कि इंटरनल एनर्जी को रिप्लेस कर सके, और वो टर्म क्या है, एंथैल्पी। ठीक है, तो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को हम एंथैल्पी बोलते हैं, और ये एक ऐसी टर्म है जिसके साथ जिसे स्टडी करने से हमारी केमिकल रिएक्शंस की जो स्टडी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सा होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सा होता है, ये सारी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है। ठीक है, तो हम ये सब केमिकल रिएक्शंस में जब एंथैल्पी को स्टडी करेंगे, वो एक सेपरेट लेक्चर होगा, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जामिनेशन में उससे बहुत रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं, तो हम उसको अलग से डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ अंडरस्टैंड करेंगे कि ये एंथैल्पी क्या है, चेंज इन एंथैल्पी क्या है। ओके, सो एंथैल्पी क्या है, वेल एंथैल्पी को हम डिनोट कर रहे हैं बाय द कैपिटल लेटर H, एंड दिस इज द टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर।
राइट तो इंटरनल एनर्जी क्या था, टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, और उसके लिए कोई कंडीशन नहीं थी। मगर यहाँ पे एंथैल्पी के लिए हम क्या कह रहे हैं, कंडीशन टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। एक सिस्टम है जिसे हमने एक कांस्टेंट प्रेशर पे मेंटेन किया हुआ है, उस टाइम पे उसके पास जो भी हीट है उसे हम बोलते हैं एंथैल्पी। अब हम नेक्स्ट एंथैल्पी के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे कि एंथैल्पी को हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। सो हमें पता है कि डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। अगर मैं कहूं कि जो Q है वो है हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो मैं उसको QP लिख सकती हूँ। QP अगर मैंने सिर्फ पॉजिटिव साइन के साथ लिखा है, इसके आगे नेगेटिव साइन नहीं लगाया, इसका मतलब है दिस इज हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एट अ कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, और यहाँ पे -P डेल्टा V है, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव साइन आ गया, तो ये एक एक्सपेंशन प्रोसेस हम कर रहे हैं। ठीक है, तो डेल्टा U अगर एक एक्सपेंशन प्रोसेस हो जिसके अंदर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है, एक ऐसे प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी की जो चेंज है दैट वी कैन रिप्रेजेंट एज QP माइनस P डेल्टा V। अब हम ये भी लिख सकते हैं कि डेल्टा U इज इक्वल टू U2 माइनस U1, फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम माइनस इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। दिस विल बी इक्वल टू QP माइनस P इंटू डेल्टा V था, तो डेल्टा V क्या हो गया, V2 माइनस V1। अब अगर आप इस टर्म को इस साइड पे ले जाओ, ठीक है, तो आपके पास, और ओपन करो ब्रैकेट्स को, तो जो आपके पास एक्सप्रेशन आएगा दैट विल बी QP इज इक्वल टू U2 प्लस PV2 माइनस U1 प्लस PV1। ठीक है, सो आई होप ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, आप लोग सब कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब U2 प्लस PV2 को हम लिख लेते हैं एज H2 और U1 प्लस P1 को लिखते हैं हम H1। तो QP विल बी इक्वल टू H2 माइनस H1। या हम ये भी लिख सकते हैं कि अगर हम उसको जनरलाइज करें कि कोई भी इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की और उस पर कोई भी एक वर्क है, राइट, एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट कुछ भी एक कांस्टेंट वर्क डन है, तो वेल वो वर्क डन क्या होगा, P इंटू V। तो U प्लस PV दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू H, दैट इज एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम। मीनिंग क्या हुआ कि एंथैल्पी वी कैन डिफाइन इट एज द sum total of internal energy of the system plus pressure volume energy of a system। ठीक है, तो एंथैल्पी टोटल हीट कंटेंट था सिस्टम का जो कि इक्वल है सम टोटल ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। अब ये प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी कहाँ से आई, लेट मी एक्सप्लेन यू दैट ऑल्सो। हमारे पास एक वेसल है, एक खाली वेसल था, ठीक है, इस खाली वेसल के अंदर, चलो ये इसके ऊपर एक पिस्टन भी था, हम अब इस खाली वेसल के अंदर हमने एक गैस को डाला, तो गैस का कुछ मास था, उसके अंदर कुछ एटम्स थे, मॉलिक्यूल्स, आयंस थे। अब उसकी वजह से क्या आएगा, इंटरनल एनर्जी आएगी। ठीक है, तो गैस के मास में एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, उन एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस की जितनी भी एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, केमिकल बॉन्ड्स की एनर्जी है, जो भी एनर्जी है वो उसकी इंटरनल एनर्जी, राइट। अब उसके अंदर वेल ये गैस को हमने कांस्टेंट प्रेशर पे भी मेंटेन किया है, तो पहले कुछ भी नहीं था, तो कोई भी प्रेशर नहीं था, राइट। अगर अब कुछ एक पी प्रेशर है इस गैस का और हम इस प्रेशर को मेंटेन कर रहे हैं, तो उस जीरो प्रेशर से इस प्रेशर पे लेके आने के लिए भी तो कुछ हीट सप्लाई की होगी सिस्टम को, तभी इतना प्रेशर उसका बना। वो जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क किया फ्रॉम जीरो टू दैट प्रेशर, वो बन गया पीवी वर्क। ठीक है, और वो बन गया हीट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो कुछ एनर्जी बिकॉज ऑफ द एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, और कुछ एनर्जी जो कि स्पेंड की हमने टू डू वर्क ऑन द सिस्टम टू मेंटेन इट एट अ कांस्टेंट प्रेशर पे, उन दोनों का अगर हमने सम टोटल कर दिया तो वो बन गया एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट अब अच्छे से क्लियर है कि एंथैल्पी क्या है और एंथैल्पी U प्लस PV के बराबर क्यों है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको एंथैल्पी के बारे में मालूम होनी चाहिए। सबसे पहली क्या है कि H इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है,
हमने उसको भी डिटेल में डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 2 में, जहाँ पे हमने प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम में को स्टडी किया था। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे सारे ही लेक्चर्स के लिंक होंगे, तो वहाँ से अगर आपको कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप उस लिंक को क्लिक करोगे तो आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज हैं जो कि अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अब हमारे पास पहले H इज इक्वल टू U प्लस PV। U क्या है? इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंडेंट है? मास ऑफ द सिस्टम पे डिपेंडेंट है, क्योंकि जितना मास ज्यादा होगा उतने उसके अंदर एटम्स आयंस मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, उतने ही उस एटम्स मॉलिक्यूल्स आयंस की एनर्जी ज्यादा है। इसका मतलब है U क्या है? एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब PV के अंदर प्रेशर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मगर वॉल्यूम एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। जितना सब्सटेंस का मास ज्यादा होगा उतनी वो ज्यादा वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा, तो V भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो PV का जो प्रोडक्ट होगा, राइट, वो भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम तो एक्सटेंसिव है, वो मास पे डिपेंडेंट है। अगर ये मास पे डिपेंडेंट है तो PV भी मास ऑफ द सिस्टम पे डिपेंडेंट होगा। अब U भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया, इसलिए H भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ही होगा, क्योंकि ये दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की एडिशन हो रही है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्लियर रहेगा और याद भी रहेगा कि H क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये बहुत बारी एग्जामिनेशंस में एज क्वेश्चन आते हैं कि आपको 3-4 चीजें दी जाएंगी और आपको बताना होगा कि कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ओके, सो H इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट क्या है कि H इज अ स्टेट फंक्शन। इसका मीनिंग क्या हो गया? अगेन कि जो मैग्नीट्यूड है ऑफ द एंथैल्पी चेंज, दैट इज डेल्टा H, वो इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम पे डिपेंडेंट होगा, इसलिए वो एक स्टेट फंक्शन है। वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस पे डिपेंडेंट नहीं है, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम पे डिपेंडेंट है। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं डेल्टा H विल बी इक्वल टू H फाइनल माइनस H इनिशियल। ठीक है, सो H इज अ स्टेट फंक्शन, अगेन आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है कि जो एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम है उसकी भी हम एब्सोल्यूट वैल्यू को डिटरमिन नहीं कर सकते। उस भी की क्यों मैंने बोला? वो इसलिए बोला क्योंकि इंटरनल एनर्जी की भी हम एब्सोल्यूट वैल्यू को डिटरमिन नहीं कर सकते, क्योंकि एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस के अंदर जो इंडिपेंडेंटली एनर्जीज प्रेजेंट है, वेल हम उनको बहुत एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। इसलिए ही हम कहते हैं कि इंटरनल एनर्जी की हम एब्सोल्यूट वैल्यू को डिटरमिन नहीं कर सकते। अब अगर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को आप नहीं बता सकते हो तो वेल आप H की कैसे बता पाओगे? इसका मतलब H की भी एब्सोल्यूट वैल्यू हम डिटरमिन नहीं कर सकते। तो जैसे हम इंटरनल एनर्जी के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी को ही मेजर करते हैं, उसी तरीके से हम इंथैल्पी को मेजर ना करके चेंज इन इंथैल्पी को ही मेजर करते हैं। अब अगेन हम उसको कैसे मेजर करते हैं उसके लिए मैं एक सेपरेट लेक्चर दूंगी, जहां पे हम स्टडी कर सकेंगे कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी को कैसे मेजर करते हैं, चेंज इन एंथैल्पी को कैसे मेजर करते हैं। मगर उसके लिए आपको कुछ और टर्म्स अभी सीखनी बाकी है, इसीलिए यहाँ पे हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो एक सेपरेट लेक्चर होगा। ओके, ऑलराइट, सो अब हमें क्या स्टडी करना है? चेंज इन एंथैल्पी, जो कि हमारे लिए एंथैल्पी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो चेंज इन एंथैल्पी को हम कैसे लिखेंगे? दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू डेल्टा H। ठीक है, तो अब हम इसके लिए एक्सप्रेशन कैसे डेवलप करते हैं, इसे हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं वो देखते हैं। और ये इजी है क्योंकि अभी आपने एंथैल्पी की एक्सप्रेशन निकाला, तो वो उससे बिल्कुल ही आप कह सकते हो वापस बैकवर्ड ट्रेस करना है। लेट मी एक्सप्लेन यू कैसे हम क्या करेंगे। तो हमारे पास एक केमिकल सिस्टम है जिसकी इंथैल्पी है H1, इंटरनल एनर्जी है U1, वॉल्यूम है V1, और इसे हमने लिया है कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे, और इसे हम चेंज कर रहे हैं इनटू अ केमिकल सिस्टम ऑफ इंथैल्पी H2 विद इंटरनल एनर्जी U2 एंड वॉल्यूम V2। ठीक है, तो हमारे पास H1 की वैल्यू क्या आएगी? U1 प्लस PV1, क्योंकि इंथैल्पी क्या होता है? U प्लस PV। ठीक है, तो अगर हमारे पास U1 इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है, V1 वॉल्यूम है, तो इंथैल्पी H1 विल बी इक्वल टू U1 प्लस PV1, और H2 क्या हो जाएगा? U2 प्लस PV2।
और चेंज इन एंथैल्पी क्या होगा, H2 माइनस H1। तो H2 माइनस H1 की वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करेंगे, U2 प्लस PV2 माइनस U1 प्लस PV1। इनकी ब्रैकेट्स को अगर आप रीअरेंज करोगे तो आपके पास क्या आएगा, U2 माइनस U1 विल बी प्लस P into V2 minus V1, this is going to be equal to delta H। और U2 minus U1 क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी, V2 minus V1 क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज डेल्टा V। तो डेल्टा H विल बी इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर कि हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया। अब अगर हमारे पास इसमें जो वर्क डन है वो सिर्फ एक एक्सपेंशन वर्क हो तो वो वर्क की वैल्यू क्या आएगी, वर्क विल बी इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। और यहाँ से हम डेल्टा यू की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, डेल्टा यू विल बी इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब डेल्टा यू की वैल्यू इसके अंदर यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो, सब्सटीट्यूट करने पे जो वैल्यू आएगी आपके पास डेल्टा एच विल बी इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी प्लस पी डेल्टा वी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड डेल्टा एच विल बी इक्वल टू क्यू। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। और ये Q क्या है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, राइट। तो हम कह सकते हैं कि चेंज इन एंथैल्पी दिस इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड एट अ कांस्टेंट प्रेशर, राइट। प्लीज ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कि आपको ये मालूम हो कि डेल्टा H इज इक्वल टू QP एंड डेल्टा U इज इक्वल टू QV at heat at constant volume। और साथ ही में ये वाला फॉर्मूला डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, आपके क्वेश्चन ज्यादातर इन्हीं फॉर्मूलाज के साथ सॉल्व हो रहेंगे। ठीक है, मगर एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट और है जो कि आपको याद रखना है, वो ये है कि यहाँ पे हर एक हमने जो एक्सप्रेशन डिराइव किया है वो है एट अ कांस्टेंट प्रेशर। मगर अगर एक आइडियल गैस हो उसका प्रेशर भी चेंज हो रहा हो तो क्या होगा, वेल वहां पे भी अगर प्रेशर में भी चेंज आ रहा है, वॉल्यूम में भी चेंज आ रहा है, तो वेल वहां पे इंथैल्पी में भी चेंज आएगा। और अगर इंथैल्पी में चेंज आएगा तो वो क्या होगा, वेल अगर प्रेशर वेरिएबल है देन डेल्टा H इज गोइंग टू बी इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV, चेंज इन प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। और ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसे आप किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए लगा सकते हो और वहां पे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर को बाहर ले आए, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम को बाहर ले आए। अभी आपको स्पेसिफिक प्रोसेसेस में भी अंडरस्टैंड कराऊंगी। ये एक जनरल फॉर्मूला है फॉर चेंज इन एंथैल्पी जो कि किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए ट्रू है। इसे हम जनरली यूज नहीं करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में, मगर IIT में एक क्वेश्चन इसके बेस पे आ चुका है जहां पे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर्स की डिफरेंट वैल्यूज गिवन थी और आपको चेंज इन एंथैल्पी कैलकुलेट करना था। आपको मैं अभी वो क्वेश्चन भी दिखाऊंगी और वहां पे आप अंडरस्टैंड करोगे इस फॉर्मूला की इंपॉर्टेंस। ठीक है, ऑलराइट। अब अगर हमारे पास एक आइडियल गैस हो तो हम ये भी जानते हैं कि PV इज इक्वल टू nRT फॉर एन आइडियल गैस, इसलिए हम यहाँ पे डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV की जगह पे डेल्टा U प्लस डेल्टा nRT भी लिख सकते हैं। और ये एक हमारे पास और एक्सप्रेशन आ गया फॉर द चेंज इन एंथैल्पी फॉर एन आइडियल गैसियस सिस्टम। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, गुड। तो अब हम कंपेयर करते हैं डेल्टा H और डेल्टा U वैल्यूज फॉर वेरियस थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं अगर हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस हो जिसे हम कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हैं। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब कौन सा प्रोसेस हो गया, आइसोबारिक प्रोसेस। तो अगर हमारे पास एक आइडियल गैस है जिसे हम एक आइसोबारिक प्रोसेस में या एक कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कर रहे हैं फ्रॉम अ T1 टेम्परेचर टू अ T2 टेम्परेचर, हीट कर रहे हैं इसका मतलब है हीट एब्जॉर्ब होगी। हीट एब्जॉर्ब होगी इसका मतलब क्या है, हीट इज गोइंग टू बी एब्जॉर्ब्ड एट अ कांस्टेंट प्रेशर। और यहाँ पे जो हीट एब्जॉर्ब होगी वेल वो क्या करेगी, वो जा तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को इंक्रीज करेगी या उसके साथ साथ वो क्या कर सकती है, वो प्रेशर वॉल्यूम वर्क भी कर सकती है। और क्योंकि हीट एनर्जी ऐड हुई है वेल वो क्या करेगा, एक्सपेंशन कॉज करेगा। तो अंडरस्टैंड करो इस फिगर के साथ कि हमारे पास एक सिस्टम था, उस सिस्टम की
वो हमने हीट सप्लाई की एट अ कांस्टेंट प्रेशर, उसमें कुछ हीट यूज हुई टू चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और वो जो हीट होगी वो किसके बराबर होगा, डेल्टा यू के बराबर। जो इनिशियल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम थी उसको इंक्रीज करके फाइनल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम पे लेके जाने के लिए जो हीट यूज हुई, दैट इज हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। उसके अंदर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ, और उसके बाद जो बाकी की हीट बच गई वो किसके लिए यूज हुई, वॉल्यूम को चेंज करने में, और चेंज हुई वॉल्यूम में एज डेल्टा वी। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि क्यू पी दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा एच, right, and delta H is going to be equal to delta U plus P into V2 minus V1, and delta H minus delta U will be equal to P into V2 minus V1, that is work done by the gas during the process. So हम कह सकते हैं यहाँ पे अगर कि डेल्टा H और डेल्टा U की वैल्यूज को कंपेयर करना हो एक आइसोबारिक प्रोसेस में, तो चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू से ज्यादा होगी, और कितनी ज्यादा होगी, जितना वर्क डन है बाय द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस. So part of the heat QP is used to increase the internal energy, and part of it is used for the system for doing work. और जो इंटरनल एनर्जी के लिए यूज हुई पोर्शन उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू होगी QV के बराबर. ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास आ गया एक आइसोकोरिक प्रोसेस. तो आइसोकोरिक प्रोसेस कौन सा प्रोसेस हुआ, जहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वहां पे डेल्टा एच और डेल्टा यू को कैसे कंपेयर करेंगे. हमारे पास एक आइडियल गैस है, और उस आइडियल गैस को हमने हीट किया आइसोकोरिकली, मतलब वॉल्यूम भी ही रही, उसके अंदर चेंज नहीं आया. तो अगर इनिशियली उस गैस का जो प्रेशर है P1 है और टेम्परेचर है T1, हीट करने पे वो टेम्परेचर इंक्रीज करके हुआ T2, और उसके अकॉर्डिंगली आइडियल गैस इक्वेशन थे हमें पता है कि P1 विल बी गोइंग टू pressure is going to be directly proportional to temperature, so P1 से pressure भी increase करेगा P2 को, राइट right? और इस केस में जितनी भी हीट सप्लाई हो रही है दैट विल बी इक्वल टू QP, हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम. ठीक है, सो QV इज गोइंग टू बी इक्वल टू डेल्टा यू. हमने अभी स्टडी किया कि जितनी भी हीट होगी वो वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ इंटरनल एनर्जी में ही चेंज कॉज करेगा, इसके QV इज इक्वल टू डेल्टा यू. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये याद रखें कि QV इज इक्वल टू डेल्टा यू एंड QP इज इक्वल टू डेल्टा एच. आपके सारे क्वेश्चंस में ये हेल्पफुल होने वाला है. So delta H again this will be equal to delta U plus delta PV. अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम को बाहर ले जाओ. ठीक है, सो हमारे पास क्या आएगा, H2 minus H1 will be equal to U2 minus U1 plus V into P2 minus P1, और डेल्टा H विल बी इक्वल टू QV प्लस V इंटू P2 माइनस P1. तो ये फॉर्मूलाज है जो कि आप यूज कर सकते हो फॉर वेरियस न्यूमेरिकल पर्पसेस. सो यहाँ से हम क्या कंक्लूड करेंगे, हम कंक्लूड ये करते हैं कि अगर हमने प्रेशर ऑफ द सिस्टम को इंक्रीज किया है एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वो प्रेशर इंक्रीज किया बाय डेल्टा P, और डिफरेंस इन एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी चेंज में जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, V डेल्टा P. ठीक है, तो अगेन यहाँ पे भी क्या होगा, एंथैल्पी की वैल्यू इंटरनल एनर्जी की वैल्यू से ज्यादा है, और वो जो वैल्यू ज्यादा है वो क्या रिफ्लेक्ट कर रही है, वो रिफ्लेक्ट कर रही है कि नाउ द सिस्टम इज इन अ मोर स्ट्रेस्ड आउट स्टेट. सिस्टम ज्यादा प्रेशर में आ गया क्योंकि उसका प्रेशर बढ़ गया है, राइट. सो दिस इज रिफ्लेक्टेड बाय द चेंज इन एंथैल्पी. अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है और एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि सिस्टम जो है उस पर ज्यादा स्ट्रेस है, उसका प्रेशर जो है वो ज्यादा बढ़ गया है. सो नेक्स्ट हमारे पास है अब एक आइसोथर्मल प्रोसेस. अब एक आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. तो हमने अगर एक गैस को हीट किया आइसोथर्मली विथ टेम्परेचर T, टेम्परेचर को हम मेंटेन कर रहे हैं, तो क्या चेंज होगा, प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज होगा, राइट. तो इनिशियल अगर प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, तो फाइनल क्या हो जाएगा, P2 एंड V2. अब हमारे पास डेल्टा H दिस इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV. ठीक है, अब यहाँ पे प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, मगर क्योंकि ये एक आइडियल गैस है हम लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू PV विल बी इक्वल टू डेल्टा nRT, राइट. अब अगर हमारे पास एक क्लोज्ड सिस्टम हो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस कांस्टेंट हो जाएंगे, R भी
एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी, और डेल्टा टी यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। और अगर एक आइडियल गैस है तो हमने इसको पहले प्रीवियस लेक्चर्स में भी अंडरस्टैंड किया था, और आई होप आप लोगों ने उनको देखा है, नहीं देखा है तो प्लीज याद रखिए कि अगर एक आइसोथर्मल प्रोसेस है जिसके अंदर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, फॉर एन आइडियल गैस के लिए ही सिर्फ जो डेल्टा यू होगा दैट विल बी इक्वल टू जीरो। अगर नॉन आइडियल गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है, उस केस में नहीं। हम सिर्फ एक आइडियल गैस के लिए कहते हैं कि अगर एक आइसोथर्मल कंडीशंस है, टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा तो इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि डेल्टा यू की टर्म भी जीरो होगी, एन आर डेल्टा टी टर्म भी जीरो होगी, देयरफॉर डेल्टा एच भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वी हैव डेल्टा एच एंड डेल्टा यू बोथ टू बी इक्वल टू जीरो। सो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं आफ्टर द गैसियस सिस्टम, सॉलिड और लिक्विड को अगर हम हीट करें एट अ कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम, तो उस केस में डेल्टा एच को क्या होगा, डेल्टा यू को क्या होगा, हम उनको कैसे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आपको जो याद रखना है वो ये है कि अगर एक लिक्विड है या सॉलिड है, उसको अगर हम हीट करते हैं तो उसकी वॉल्यूम या प्रेशर में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता, नेग्लिजिबल अमाउंट में चेंज आता है। तो अगर एक आइसोबारिक हीटिंग कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे हीटिंग कर रहे हैं, तो वेल जितनी भी हीट हम सप्लाई करेंगे इसको सॉलिड को हीट करने में या लिक्विड को हीट करने में, दैट विल बी इक्वल टू क्यूपी, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एच, हमने अभी स्टडी किया, एंड डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस पी डेल्टा वी, राइट। मगर यहाँ पे वो डेल्टा वी नहीं है, यहाँ पे डीवी है, क्योंकि बहुत कम ही चेंज हो रहा है वॉल्यूम में और हम उस स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम का यहाँ पे एक इंटेग्रल कर रहे हैं, ठीक है। मगर क्योंकि dv दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो, इसलिए ये जो पी dv वाली टर्म है हम कह सकते हैं दिस विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो, एंड देयरफॉर डेल्टा एच दिस विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू डेल्टा यू। तो एक सॉलिड या लिक्विड के लिए अगर एक आप कांस्टेंट प्रेशर पे हीटिंग करोगे तो डेल्टा एच इज गोइंग टू बी इक्वल टू डेल्टा यू, उन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। और दूसरी तरफ हमारे पास आइसोकोरिक हीटिंग है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, तो यहाँ पे प्रेशर में चेंज आएगा, राइट। तो हमारे पास QV क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट, दिस विल बी इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, और डेल्टा एच अगेन दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा यू माइनस VdP। नाउ यहाँ पे प्रेशर में चेंज हो रहा है, मगर प्रेशर में भी अगेन बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज होगा, इसलिए हम कह सकते हैं dP विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो। अगेन ये वाला जो टर्म है दैट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर डेल्टा एच विल बी अगेन ऑलमोस्ट इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो चाहे हम एक आइसोबारिक हीटिंग करें या आइसोकोरिक हीटिंग करें, चाहे कांस्टेंट प्रेशर पे या कांस्टेंट वॉल्यूम में, हम देखते हैं कि सॉलिड या लिक्विड में डेल्टा एच और डेल्टा यू की वैल्यूज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, हम दोनों को एक दूसरे की जगह पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये रहा हमारा एंथैल्पी और चेंज इन एंथैल्पी से रिलेटेड एक कंसेप्ट, और हम अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं सो दैट कि आपका कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा अच्छे से हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 100 joules of heat is supplied to a container filled with an ideal gas, its volume rises from 1.2 liter to 1.454 liters at constant pressure of 1 atmosphere. Calculate delta H and delta U. राइट तो सबसे पहले हमें गिवन है कि हमें इस कंटेनर के अंदर गैस फिल की हुई है और उसे हीट सप्लाई कर रहे हैं, 100 जूल्स ऑफ हीट सप्लाई की है एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाइड को हम क्या लिखते हैं, QP, और QP अभी हमने स्टडी किया है किसके बराबर होता है, डेल्टा H के बराबर। सो डेल्टा H विल बी इक्वल टू QP इक्वल टू 100 जूल्स। तो पहली चीज हमने फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट चीज हमें क्या फाइंड करनी है, डेल्टा U। तो उसके लिए हमारे पास रिलेशन क्या है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, राइट। तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा वी। तो यहाँ पे अब हम वैल्यूज को पुट करेंगे, डेल्टा एच 100 जूल्स है, प्रेशर हमें गिवन है 1 एटमॉस्फेयर है, राइट। तो 1 एटमॉस्फेयर गिवन है, 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम फाइनल 1.54 माइनस 1.2 लीटर्स।
ठीक है, तो ये हमारे पास आया। अब सिंपल यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करके आंसर ढूंढोगे तो आपका आंसर गलत आएगा। क्यों गलत आएगा? क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट्स हैं ये डेल्टा एच, ये क्या होता है? एनर्जी का यूनिट होगा यहाँ पे। पी डेल्टा वी, दिस इज एक्सपेंशन वॉल्यूम वर्क, राइट। सो इसका मतलब है ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क है, तो वर्क के यूनिट्स भी क्या होंगे? एनर्जी के यूनिट्स होंगे। तो यहाँ पे जो यूनिट्स हैं ये सेम होने जरूरी हैं। यहाँ पे यूनिट है जूल्स, जो कि एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी है, और यहाँ पे जो यूनिट बन रहा है वो है एटमॉस्फेयर लीटर, जो कि एसआई यूनिट्स नहीं है प्रेशर और वॉल्यूम के। अगर प्रेशर और वॉल्यूम अपने एसआई यूनिट्स में होगा तभी ये जो एनर्जी के यूनिट्स हैं वो बनेंगे इक्वल टू जूल्स या एनर्जी के एसआई यूनिट्स। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? एटमॉस्फेयर को पास्कल्स में या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करना है, और वॉल्यूम को लीटर से मीटर क्यूब में चेंज करना है, जो कि है वॉल्यूम के एसआई यूनिट्स। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये कन्वर्जन्स याद है कि कैसी होती है। हमारे पास 1 एटमॉस्फेयर कितने पास्कल्स के बराबर होता है? 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल्स या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको आप कैसे याद कर सकते हो उसका भी बहुत एक अच्छा तरीका है। 1 का 1 लिखा, उसके बाद एक डेसिमल पॉइंट लगाया। ए कैसा दिखता है? ए बिल्कुल एक 0 के जैसे दिखता है, ठीक है, तो हमने इसका 0 लिख दिया। टी कैसा दिखता है? एक 1 के जैसे दिखता है, और एम को अगर आप 90 डिग्री पे रोटेट कर दोगे तो ये एक 3 बन जाएगा। इजी वे है इसको याद रखने के लिए। 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल्स और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एटीएम की और कन्वर्जन्स क्या है वो भी आप यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये याद हो। तो दिस विल बी इक्वल टू 1.013 बार, दिस विल बी इक्वल टू 760 mm ऑफ मर्करी, और दिस विल बी इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, और दिस विल बी इक्वल टू 760 टॉर। ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए आपको क्या याद रखना है? सबसे आसान जो चीज आप याद रख सकते हो वो है 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर आप इसको 1000 ml कर दोगे, राइट, तो इसका मतलब है ये क्या बन जाएगा? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। दिस विल बी इक्वल टू 1 लीटर। So 1 liter, this will be equal to 10 into 10 into 10, ये 10 to the power 3 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हो, और 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर। तो हम इसलिए लिख सकते हैं 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, एंड दिस विल बी इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। सो हम ये वैल्यूज को पुट करते हैं और यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो हमारे पास, इसको मैं आई होप क्लियर कर देती हूँ सो दैट कि आप देख सको। आई होप आप लोगों ने इसको लिख लिया है, और अब इसको कहीं पे भी अपने रूम में स्टिकिंग नोट्स के साथ कहीं पे चिपका के रखो, सो दैट कि आपको हमेशा ये याद रहे। ये आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में हर जगह हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि हमने वैल्यूज को पुट कर दिया है। 1 एटमॉस्फेयर विल बी इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 1 लीटर को 10⁻³ मीटर क्यूब में चेंज करके वैल्यूज को पुट करोगे, और आप इसको क्वेश्चन को आगे फर्दर सॉल्व करोगे तो वेल आएगा 100 - 34.44 ये सारे पोर्शन का, और उसके बाद उसको माइनस करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा दैट विल बी 65.56 जूल्स। तो डेल्टा यू की वैल्यू आई 65.56 जूल्स, और डेल्टा एच की वैल्यू क्या हुई? 100 जूल्स। ठीक है, सो आई होप ये कंसेप्ट क्लियर है। कन्वर्जन्स हमेशा आप याद रखेंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ आर डेल्टा एच एंड डेल्टा यू रिलेटेड, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू इन द फ्यूजन प्रोसेस एंड इन द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। तो फ्यूजन प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होगा? जहां पे लिक्विड एक सॉलिड में कन्वर्ट होता है, और इवेपोरेशन प्रोसेस जहां पे लिक्विड एक गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो हमारे पास डेल्टा एच और डेल्टा यू का रिलेशन क्या है? अगेन डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अब जब एक फ्यूजन प्रोसेस होगा तो वॉल्यूम में बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा, क्योंकि एक लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट कर रहा है, और अभी हमने स्टडी किया कि डेल्टा एच उस केस में ड्यू के डेल्टा यू के बराबर होगा।
ठीक है। मगर इवेपोरेशन के केस में क्या है, लिक्विड एक गैस में कन्वर्ट हो रहा है, और जब एक गैस में कन्वर्ट होगा तो वॉल्यूम में एक एप्रिशिएबल चेंज होगा। ठीक है, तो उस केस में P डेल्टा V जीरो नहीं होगा, इसका मतलब डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा U से ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है जो कि आपको हेल्प करता है इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करने में कि इवेपोरेशन प्रोसेस में क्या होता है, फ्यूजन प्रोसेस में क्या होता है। सो लास्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि दिस इज अ क्वेश्चन जो कि IIT एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस undergoes a change in state of 2 atmosphere 3 liter and 95 Kelvin to 4 atmosphere 5 liter 245 Kelvin with a change in internal energy delta U equal to 30 liter atmosphere, and you have to find the change in enthalpy delta H of the process in liter atmosphere। ठीक है, तो यहाँ पे लिटर्स और एटमॉस्फेयर का इशू नहीं रहेगा क्योंकि यूनिट सेम रहेंगे। ठीक है, तो हमारे पास चॉइसेस गिवन क्या है, 40, 42.3, 44 और लास्ट चॉइस है दिस इज नॉट डिफाइंड एज द प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट। और ये क्वेश्चन कब था, IIT 2002 के एग्जामिनेशन में पूछा हुआ था। ठीक है, तो इसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, आप यूज करोगे डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम दोनों में ही चेंज हो रहा है, प्रेशर भी वेरिएबल है। तो अगर आप लोगों ने सिर्फ P डेल्टा V याद किया होता तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखना। इस फॉर्मूले को आप कहीं भी किसी भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस के लिए यूज करके अपना करेक्ट फॉर्मूला चूज कर सकते हैं। फाइन, सो यहाँ पे अब ये आसानी रहेगा, डेल्टा U प्लस P2 V2 माइनस P1 V1, वैल्यूज को पुट करोगे, डेल्टा U इज गिवन टू बी 30 लीटर एटमॉस्फेयर, P2 कितना गिवन है यहाँ पे 4, और वॉल्यूम कितनी है 5, सो 4 इंटू 5, इधर 2 इंटू 3, सो 2 इंटू 3, सो 20 माइनस 6 विल बी 14, सो 14 प्लस 30 विल बी 44। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, सी ऑप्शन। ठीक है, आई होप दिस इज इजी, मगर ये इजी सिर्फ तब है अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। जनरली जो बुक उसमें फॉर्मूला लिखा रहता है वो होता है P डेल्टा V, और उसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व नहीं कर पाते क्योंकि प्रेशर वेरिएबल था। तो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप आप लोगों ने इस लेक्चर को मेरे साथ एंजॉय किया, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया। आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल के पोस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर, जैसे मैंने आपको पहले बताया, बहुत इंपॉर्टेंटली हम डिस्कस करने वाले हैं चेंज इन एंथैल्पी इन केमिकल रिएक्शन, जो कि एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। तो आई होप आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में भी मेरे साथ ज्वाइन करने वाले हैं। तो सी यू अगेन, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।